हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सीबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सीबी पर। तो फाइनली आज आप सभी का एग्जाम जो है पेपर 2 का हो चुका है। तो अभी मैं आपके लिए सीटीपी पेपर 2 की आंसर की लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो हम जो है आंसर की देखेंगे। बाकी सबसे पहले बात करती हूँ एग्जाम की कि एग्जाम का लेवल कैसा रहा। तो एग्जाम का लेवल ठीक था। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से किया होगा, ठीक है, तो आपका पेपर सच में बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है, एक दो रेयर क्वेश्चन की बात नहीं कर सकती, लेकिन जिसने अच्छे से एनालाइज करके किया होगा वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आप लोग मैच कर लेना एकदम सही और सटीक उत्तर के साथ। मैं भी आपको यहाँ पर पूरी आंसर की प्रोवाइड करने वाली हूँ सीडीपी पेपर 2 की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है। जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज है। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है क्या है, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे मानते थे कि जो आपकी नॉलेज है उसका कंस्ट्रक्ट बच्चे के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किशोरावस्था के बारे में यानी कि एडोलसेंस के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है यानी कि नेगेटिव, गलत आपको बताना है किशोरावस्था के बारे में। तो पहला है हमारा, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सभी बच्चे क्या करते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से। तो अलग अलग संस्कृति के बच्चे एक ही तरीके से कैसे कर सकते हैं ना, अलग अलग संस्कृति के हैं तो अलग अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया और गलत ही हमसे पूछा था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ मास्टर गोल ओरिएंटेशन, यानी कि महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। महारत यानी कि किसी एक चीज़ में बहुत अच्छे तरीके से सीखना, उसको उस पर एकदम निपुण होना। ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए पहला है अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। तो ये तो गलत है, आपका इससे रिलेटेड नहीं है। दूसरा है दूसरों के साथ कंपटीशन करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। तीसरा है किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना और जो भी फ्रेंड्स आपके हों उनके साथ वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्न में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। और देखिए लास्ट क्लास जो है ओवर होने के बाद आप लोग जो है प्लीज़ अपना स्कोर भी कमेंट करना कि आपके सीडीपी में आपने कितना स्कोर किया है 30 में से। ठीक है, तो यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है। प्रगतिशील एजुकेशन में इसको कई बार करवा चुकी थी आपको। ठीक है, अगर आपने वो 18 आई थिंक 18-17 क्लासेस मैंने आपको करवा रखी हैं, अगर वो आपने अच्छे से की होंगी तो वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी, क्योंकि वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे। ठीक है, जहाँ पर बच्चे एक्टिव होते हैं वो हमारे प्रगतिशील होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे कहाँ एक्टिव हैं। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता, ये सही है आपका। दूसरा देख लेते हैं, शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। शिक्षक कक्षा में प्राथमिक स्रोत नहीं होता, बच्चे होने चाहिए। ठीक है, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और पढ़ने पर आवश्यकता नीड पड़ने पर उनको आलम्बन प्रोवाइड करता है, यानी कि उनको स्कैफोल्डिंग अगर हम इंग्लिश में देखें यानी कि हेल्प प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे की थ्योरी से है, चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर आपका कोई एक्स है उसको अज्ञात अंक बनाने के लिए मानने की क्षमता किसके दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है, कौन। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, यानी कि बच्चों को जिसमें सोचने की जरूरत पड़े। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो सीरीज थी उसमें करवाया है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नायक कौन है तुरंत बता देंगे, वो कथानक क्या है ये भी बता देंगे, विषय क्या है ये भी तुरंत बता देंगे। लेकिन यहाँ पर उनको कुछ थिंक करने की जरूरत पड़ेगी कि जो टू किल माइकिंग बर्ड है उसमें लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे सोचेंगे, विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है आपका। कथन क्या है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है, यानी कि उनका क्या है, एक इमोशनली वो कनेक्ट है अपने स्कूल से। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि हमारा होना हमारे स्कूल में मायने करता है। ठीक है, तो ये कथन तो ये कह रहा है। बाकी कारण क्या है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो ये भी आपका सही है। अब देखिए यहाँ भी आपकी भावनाओं की बात हो रही है, यहाँ भी, तो ये दोनों ही सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर भूमिका की नम्रता को हतोत्साहित करके, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना या जेंडर पहचान को मजबूत करना। तो देखिए जब आप इन पर सवाल उठाएंगे तो ऐसे ही आप उसको क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी विद्यार्थियों के लिए एक अनम्य और एक जैसा पाठ्यक्रम सभी के लिए करना चाहिए, बिल्कुल गलत। ठीक है, मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, डाइवर्सिटी को, ये भी गलत। ठीक है, और उनको नज़रअंदाज करना चाहिए, इग्नोर, तो ये भी गलत। ठीक है, अब आपका एक ही बचा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होता है? योगात्मक होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, मानक होता है या गतिशील होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इसका, डायनामिक होता है। ठीक है, प्रगतिशील कक्षा जहाँ पर टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव होते हैं, वो हमारा होता है प्रगतिशील कक्षा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, क्या दिखाता है? पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार-बार मूंदना, यानी कि आँख को बार-बार बंद कर रहा है वो, ठीक है, और बार-बार रगड़ रहा है, ठीक है, आँखों की लाली और सूजन हो रही है उसको, और अक्षर पहचानने में भ्रमित हो रहा है, यानी कि अच्छे से ठीक से पहचान नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है। तो ये किसके लक्षण हो सकते हैं? तो देखिए, संचार संबंधी यानी कि कम्युनिकेशन का देखिए यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। भाषा की समझ से रिलेटेड यहाँ पे कोई रोल नहीं है। स्वलीनता यानी कि ऑटिज्म आपका अलग होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर उसको देखने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको आँख में बार-बार प्रॉब्लम हो रही है, आँख को बार-बार बंद कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 उसका करेक्ट हो जाएगा, विजुअल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। कथन और कारण वाला है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। और नेक्स्ट है आपका, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। ठीक है, तो देखिए आपका कारण सही है, विकास आपका क्या है? प्रकृति में निरंतर होता रहता है, और यहाँ पर विकास की बात हो रही है, यहाँ पर आपके मध्य बाल्यावस्था किशोरावस्था में प्रवेश करता है, इसकी बात हो रही है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, बाकी दोनों चीज़ें ही सही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये भी आपका कथन कारण वाला है। कथन क्या है? शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, सही है। क्या करना चाहिए? कहीं हम किसी को किसी से गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना? हमें हमेशा सोचते रहना चाहिए एज अ टीचर कि क्या हमें मतलब जो रूढ़िवादिता, जो पहले की जो चीज़ें चली आ रही हैं, उन पर हमें थिंकिंग करनी चाहिए। कारण है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, और आर आपकी यहाँ पर ए की व्याख्या कर रहा है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर रूढ़िवाद और पूर्वाग्रहों का चिंतन के बारे में बात चल रही है। ठीक है, और यहाँ पर भी चिंतनशील के बारे में बात चल रही है, तो दोनों ही सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 14। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? ठीक है, तो जो वाइगोत्स्की हैं, उन्होंने क्या क्या दिया था, आपको सभी को पता है। ठीक है, तो उनके लिए उनके अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास यानी कि जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसको ईजी बनाने में एक टीचर का क्या रोल होता है, वो आपको बताना है। केवल वर्ड आ गया, इसको काट दीजिए। छात्रों को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। आलंबन यानी कि स्कैफोल्डिंग जो आपका होता है, उसके माध्यम से छात्रों के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तो आपने ये सभी पढ़ा होगा। स्कैफोल्डिंग की बात, मदद की बात किसने की थी? वाइगोत्स्की ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 16। ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किसके साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीपद दुराभिमुख विकास के क्षेत्र के हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है, जो मोर नॉलेजेबल होते हैं, यानी अधिक जानकार होते हैं, और विद इन यानी कि उसके अंदर के क्षेत्र में, ना कि आउट जोन आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका अपठन वैकल्य यानी कि जिसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया इज अ ब्लैंक स्थिति है जो शिक्षार्थी की किसकी क्षमता को प्रभावित करती है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, तंत्र की न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में अगर आप देखते हैं तो एक रेखीय प्रक्रिया, देखिए कोई भी चीज़ रेखीय नहीं हो सकती है कि हम किसी भी चीज़ को एक ही तरीके से किए जा रहे हैं। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ए तो गलत है, ए हमारा इसमें दिया, ये गलत हो गया, इसमें दिया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, और बी आपका जटिल प्रक्रिया, ये भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण क्या है? समावेशन का शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा। ए सही है, लेकिन आर आपका क्या है, यहाँ पर गलत है। 19 ये भी आपका कथन कारण वाला है। कथन क्या कह रहा है? एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए, सही है। दूसरा कारण क्या है? समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्ति की, यहाँ पर समाप्त करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कारण गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही है। यहाँ पर अगर ए सही है तो आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ए सही है, लेकिन आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। एक सेकेंड
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, यानी कि नेगेटिव पूछा है हमसे। तो पहला है हमारा प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। कंपटीशन की बात आ गई यहाँ पर, हमें कंपटीशन बच्चों में डेवलप नहीं करना होता है, और नेगेटिव हमसे पूछा था तो यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 21, कथन है एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतनी ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए। यानी कि जब बच्चे एबल नहीं है, वो किसी काम को नहीं कर पा रहा है, तो एक टीचर को क्या करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है तो टीचर को क्या करना चाहिए, उसकी कम से कम मदद करनी चाहिए। तो ये आपका सही है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, तो ये आपका यहाँ पर सही है। लेकिन हम देखें यहाँ पर बुद्धि की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर आपकी हेल्प और बच्चों से रिलेटेड बात हो रही है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ए आर सही है लेकिन रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी हो रही है, यानी कि यहाँ पर ADHD की बात हो रही है, अटेंशन डिफिसिट, ठीक है, हाइपर डिसऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी, ठीक है। तो उसको एक तरीके से फोकस करने में कौन सी यहाँ पर स्ट्रेटेजी यहाँ पर सही है वो बताना है आपको। तो माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ, देखिए ये सब नहीं करना है आपको, पनिशमेंट वगैरह कार्रवाई। छात्र को कक्षा के दौरान बार बार कार्य करने से क्या होगा, वो तो ये तो एक तरीके से बच्चा रटने लग जाएगा, ठीक है, ये रिपीटेशन का हो जाता है, तो ये भी नेगेटिव है आपका। छात्र को शक्ति देगी, फिर से शक्ति की बात होगी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, यानी उसको टाइम अलॉट करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 23, कथन क्या कह रहा है, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। सही बात है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है, तो ये दोनों ही आपके सही है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक क्या है, प्रभावी प्रणाली है, क्यों है प्रभावी प्रणाली, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है, A B D, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें ही रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 25, निम्न में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत आपको बताना है। तो अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय नहीं होती है, सक्रिय प्रक्रिया होती है, ठीक है। शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन करना चाहिए। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और फीडबैक मिलता है, या फिर छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका पॉजिटिव और सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की जो कैरोल गिलगिन है उनकी आलोचना का केंद्रीय तर्क है। बहुत बार ये प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है और फिर से पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है, यानी कि रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कार के लिए वो क्या कर रही है, जीतना चाहती है। तो ये क्या है, बाह्य रूप से प्रेरित है वो, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो अर्थ निर्माण करने के लिए अगर हम किसी चीज़ में मीनिंगफुल करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, अटेंशन देनी पड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है, वो आपको बताना है। तो कौन सी स्टेज है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि सभी ने सही किया होगा, कॉन्वेंशनल मोरलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें करना, सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षा करना, छात्रों में स्वायत्ता या पहल को दंडित करना, देखिए दंडित नहीं करना है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना, यानी कि वो अगर कुछ अच्छा करते हैं खुद से बच्चों को कुछ करने देना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी आपकी CDP पेपर 2 की पूरी आंसर की, ठीक है। आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करना कि आपको 30 आउट ऑफ जो है कितने मार्क्स अचीव किए हैं आपने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू सेक्शन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।